नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, न्याय का देवता। न्याय का देवता, संपादक देवकी नंदन शर्मा, कथानक प्रशांत, चित्रांकन रजनीकांत। काशी का सेठ दौलत राम अपने पूरे परिवार के साथ हवेली में रहकर सुख के दिन गुजार रहा था। कौशल्या, ईश्वर की कृपा से आज हमारे घर में सुख और शांति है। ईश्वर न करे इस घर को किसी की नजर लग जाए। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमारा कोई बुरा चाहेगा? बिगाड़ा तो हमने किसी का कुछ नहीं है, फिर भी न जाने क्यों लोग हमसे जलते हैं। हमसे नहीं, हमारे धन वैभव को देखकर जलते हैं। यह तो दुनिया की रीत है। आपका मित्र पंडित काशीराम तो मुझे फूटी आंख भी नहीं भाता। सदा यही पूछता है कि भाभी, मेरा मित्र अमीर कैसे बना? दौलत राम के 4 बेटे थे। चारों की शादी हो चुकी थी। उनकी पत्नियां अपने सास ससुर की खूब सेवा किया करती थी। गरम गरम पूरियां हैं, एक और ले लीजिए पिताजी। बस बहू, मेरा तो पेट भर गया। घर का सारा काम भी वही करती थी। उसके चारों बेटे भी आज्ञाकारी थे। तुम लोग व्यापार हमेशा ईमानदारी से करना, किसी के साथ कोई धोखा मत करना, इसी से तुम फूलो फलोगे। जी पिताजी, हम आपकी शिक्षा हमेशा याद रखेंगे। लेकिन इस संसार में दूसरों की खुशी से जलने वाले भी कम नहीं हैं। उन्हीं में से एक था पंडित काशीराम। इसलिए एक शाम वह उस इलाके के खूंखार डाकू चौपट सिंह के पास पहुंचा। पधारिए पंडित जी, आज कैसे आना हुआ? क्या बताऊं ठाकुर, मेरा मित्र दौलत राम मेरी आंखों में कांटे की तरह खटक रहा है। लेकिन चौपट सिंह उसकी बात का मतलब नहीं समझ सका। मैं अपने दोस्त दौलत राम के घर डाका डलवाना चाहता हूँ। काशीराम की बात सुनकर चौपट सिंह हैरान हो गया। पंडित जी, मैं तो एक डाकू हूँ, मुझे तो माल मिलेगा ही, पर आपको क्या फायदा होगा? अगर तुम उसे कंगाल कर दोगे तो उसके घर में कलह पड़ जाएगी और तब मैं उसकी आलीशान हवेली खरीद लूंगा। बड़े ओछे विचारों का आदमी है, अपने ही दोस्त का घर उजाड़ने पर तुला हुआ है। खैर, मुझे उससे क्या, मैं तो डाकू हूँ और डाका डालना मेरा धर्म है। तो फिर चलो ठाकुर, दौलत राम की हवेली देखाओ। शीघ्र ही दोनों सेठ दौलत राम की हवेली के सामने थे। तो यह है सेठ दौलत राम की हवेली। हाँ, बहुत माल तुम्हारे हाथ लगेगा, पर जरा ध्यान से। दूसरे दिन ही सेठ दौलत राम के घर डाका पड़ा। दौलत राम के सबसे छोटे बेटे राम ने डाकुओं को ललकारा, मेरे होते हुए तुम बच नहीं सकते। अरे वाह, चौपट सिंह को रोकना चाहता है तो ये ले। और चौपट सिंह ने निहत्थे राम पर गोली चला दी। तब तक सेठ का दूसरा बेटा श्याम भी वहां आ पहुंचा। अरे, गोली की आवाज! ओह, यह चीख तो राम भैया की थी। जैसे ही उसने अपने भाई राम की लाश देखी, वह डाकू चौपट सिंह पर झपट पड़ा। ठहर जा कमीने, मेरे भाई के कातिल, तू मुझसे नहीं बच सकता। चौपट सिंह इस हमले के लिए तैयार न था, इसलिए गिर पड़ा और उसके हाथ से बंदूक छूट गई। आह! और श्याम बंदूक उठाने के लिए दौड़ा। तभी एक गोली उसकी टांग में लगी। थोड़ी देर में ही डाकू सारा माल लूटकर वहां से चल दिए। उस डाके में सेठ दौलत राम का बड़ा बेटा राम मारा गया। स्वामी, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? हाय, मेरा बेटा! हे ईश्वर, मुझे यह किन पापों का फल मिला है? सेठ का दूसरा बेटा अपंग हो गया। स्वामी, यह क्या हो गया? एक पुत्र जान से गया और दूसरा सदा के लिए अपाहिज हो गया। यह कैसी विपदा आ पड़ी हम पर? देखते ही देखते वे कंगाल हो गए। बेटा, अब तुम ही सहारे हो, जाओ कहीं नौकरी की तलाश करो। मगर गरीबी के साथ साथ घर में आपसी फूट भी पड़ने लगी। यह कहाँ का न्याय है कि हमारे पति कमाएं और सारा घर बैठकर खाए? ऐसे कब तक चलेगा? हाँ बहन, इस घर में आकर तो हमारे भाग्य ही फूट गए। और फिर एक दिन, ऐसे कब तक बैठे बैठे अपने भाग्य को रोते रहोगे? उठो और कुछ करो, वरना इस घर का सर्वनाश हो जाएगा। क्या फिर कोई नई बात हो गई है? आपकी विधवा बहू अपने मायके जाना चाहती है। तो क्या हुआ, कुछ दिन रहने दो। बिट्टू तो यहीं रहेगा ना, वह हमारा नाती है। तभी बड़ी बहू ने कमरे में प्रवेश किया। मैं बिट्टू को भी लेकर जाऊंगी, मैं उसकी माँ हूँ। इस बात से कौन इनकार करता है बहू, मगर हमारा दिल लगा रहेगा उससे। क्षमा करे पिताजी, जिस घर में 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो, वहाँ मैं अपने बेटे को कैसे छोड़ जाऊं? बड़ी बहू, माना हमारे बुरे दिन हैं,
मगर कभी तो अच्छे दिन आएंगे। जब अच्छे दिन आ जाएं तो बुला लेना। भाइयों के घर में और कुछ न हो, 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। सीता के वहां से चले जाने के बाद शायद तुम्हें मालूम नहीं कि कुछ दिन से गणेश और विष्णु भी अपना घर अलग बसाने की सोच रहे हैं। उनकी बहुओं का कहना है कि उनके पति कमाते हैं तो वे क्यों घर के और लोगों की वजह से मरे। उनके भाग्य में तो सुख लिखा है, तो फिर क्यों न सुख भोगे। ठीक कहती हैं वे, यह तो वक्त का तकाजा है। लेकिन उसी समय दौलत राम का मित्र पंडित काशीराम वहां पहुंचा। आओ आओ, क्या हाल है। क्या बताऊं मित्र, जैसे ही तुम्हारे दुख का पता चला तो तुरंत दुख बांटने चला आया। मैंने सुना है मित्र कि तुम अपनी हवेली बेच रहे हो। गलत सुना है, मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसी क्षण वहां 2 पड़ोसी और आ धमके। इरादा नहीं है तो बना लो। देखो भाई दौलत राम, पड़ोसियों का कहना है कि तुम्हारे कारण अब मोहल्ले में बड़ी अशांति रहने लगी है। अशांति मेरे घर में रहती है, उसका मोहल्ले के लोगों से क्या वास्ता। वास्ता क्यों नहीं है, तुम्हारी बहुएं अब हर रोज आपस में लड़ती रहती हैं। उसका असर हमारी बहुओं पर भी बुरा पड़ रहा है। इसलिए मोहल्ले वालों का यह फैसला है कि आप लोग यह घर बेचकर कहीं और चले जाएं। यह सुनते ही दौलत राम आग बबूला हो उठा। अरे वाह, तुम लोग मुझे मेरे घर से निकालने वाले कौन होते हो। इस तरह गर्मी दिखाने से काम नहीं चलेगा दौलत राम। अच्छा यही है कि इस हवेली को बेच दो और उस पैसे से कहीं परदेश जाकर व्यापार करो। शायद फिर से अच्छे दिन आ जाएं। और फिर जाते जाते सोच लो दौलत राम, यदि विचार बने तो मैं यह हवेली खरीदने को तैयार हूँ। उनके जाने की बात, बड़ा आया धन्ना सेठ, हवेली खरीदेगा। सुना मित्र, अगर अपनी हवेली बेचो तो मुझे बेचना। मैं तुम्हारा बचपन का मित्र हूँ। मुझे यह हवेली नहीं बेचनी, तुम्हें या उसे बेचने का तो सवाल ही नहीं उठता। काशीराम फिर मन ही मन कुड़ता हुआ वहां से चला गया। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अगले दिन सुबह जब राधा अपने अपंग पति के लिए दूध ले जा रही थी, यह कहाँ का न्याय है कि तुम्हारा आदमी कुछ कमाता नहीं, सिर्फ बिस्तर पर पड़ा मुफ्त की रोटियां तोड़ता है तो उसे दूध चाहिए। मेरा आदमी कमाता भी है, फिर भी उसे दूध नहीं मिलता। लाओ, यह दूध का गिलास मुझे दो। हरगिज नहीं, इस घर में जो भी चीज आएगी उसे सब बांट कर खाएंगे। अरे कैसे खाएंगे, क्या तुम्हारे बाप का राज है। जुबान संभाल कर बात कर, बाप तक पहुंची तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। क्या, ठहर, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। पड़ोसी भी उनका झगड़ा अपनी छतों से देखने लगे। पहले जमाने के महाभारत की कथा सुना करते थे, आज आंखों से देख लिया बहन। और इधर दौलत राम परेशान थे। उफ, जरा से दूध के लिए इतना झगड़ा, अब तो सहन नहीं होता। मैं तो कहती हूँ यह घर बेचकर कहीं दूर चले जाए। नहीं नहीं, मैं अपने पुरखों की निशानी कभी नहीं बेचूंगा। तो फिर इन झगड़ों का अंत कैसे होगा। उधर घर के बाहर अब तो शराफत की हद हो गई। शांति का तो नामो निशान मिट गया इस मोहल्ले से। तो फिर दौलत राम से इस बारे में साफ साफ बात क्यों नहीं करते, वरना सीधे राजा के पास जाकर शिकायत करो। दौलत राम से बात करना तो बेकार है, अतः हमें अब राजा से ही बात करनी चाहिए। तो फिर चलो राजा के पास, डर किस बात का है। और वे राजा के पास जा पहुंचे। अब तो हद हो गई महाराज, दौलत राम के बेटे बहुएं हर समय आपस में लड़ते रहते हैं, जिससे मोहल्ले की शांति भंग हो गई है। हमने उन्हें हवेली बेचकर चले जाने की सलाह भी दी, लेकिन वह मानता ही नहीं है। उसे उसके घर से निकालने का किसी को अधिकार नहीं है। मगर महाराज, उन्हें भी यह अधिकार नहीं है कि मोहल्ले में अशांति पैदा करे। दूसरे दिन राजा ने दौलत राम को अपने पास बुलवाया। दौलत राम, हम जानते हैं कि तुम्हारे घर में अशांति है, मगर क्यों। महाराज, मेरी गरीबी, मेरी बदनसीबी। तो तुमने अपनी गरीबी दूर करने के क्या प्रयत्न किए। क्या करूं महाराज, मेरे पास व्यापार करने के लिए धन ही नहीं है। महामंत्री, दौलत राम को इतना धन दे दो जिससे यह फिर से व्यापार शुरू करके अपनी गरीबी दूर कर सके। जो आज्ञा महाराज। दौलत राम राजा से धन लेकर खुशी खुशी वहां से चल दिया। और घर पहुंचकर, यह लो श्याम की माँ, अब हमारे दिन फिर गए। राजा ने मुझे व्यापार करने के लिए धन दे दिया है। लेकिन इस बात का पता जब काशीराम को चला, अरे भाई, राजा से मिले धन पर तुम दोनों का भी हक है। अगर व्यापार न चला तो तुम दोनों का क्या होगा। तुम ठीक कहते हो चाचा,
हम आज ही पिताजी से बात करेंगे। उधर श्याम की पत्नी जब पड़ोस से लौटी तो अब तो हद ही हो गई। जो बात पड़ोसियों को पता है वह हम नहीं जानते। पिताजी को राजा से धन मिला और हमें पता तक नहीं। चलो अच्छा हुआ, पिताजी कुछ व्यापार तो कर सकेंगे। क्या खाक अच्छा हुआ, उस धन पर हम सब लोगों का भी तो हक है। देख लेना, एक दिन यह हवेली भी बिक जाएगी और हम सबको सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ेगी। इधर दौलत राम इस कोशिश में था कि राजा से कर्ज में मिले धन का उपयोग कैसे करे कि तभी गणेश विष्णु वहां आ पहुंचे। मैं सोचता हूँ कौशल्या कि हवेली के बाहरी हिस्से में 2 दुकानें बनवा लूं, एक कपड़े की और दूसरी परचून की। लगता है पिताजी बुढ़ापे में आप सठिया गए हैं। लाइए, ये धन इधर दीजिए, इस पर हम दोनों भाइयों का भी हक है। हक? कैसा हक गणेश? अरे वाह पिताजी, हमारी कमाई पर सारा घर जिंदा है और हमसे ही पूछ रहे हैं कैसा हक? हम दोनों भाई भी इस धन में बराबर के हकदार हैं। हमारे जो जी में आएगा हम करेंगे। मगर मैं तो यह धन व्यापार करने के लिए राजा से उधार लाया हूँ। और फिर यह मत भूलो कि कभी मैं अकेला कमाता था और तुम सब खाते थे। यह भी खूब कही, आपने क्या कुछ अनोखा कर दिया जो खाना खिलाने का ताना मार रहे हैं। अपनी संतान के लिए सभी करते हैं। बस बस, अब बहस मत करें और इस धन में से हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। हरगिज नहीं, मैं किसी को इसमें से एक पाई नहीं दूंगा। इस धन से मुझे व्यापार करना है और इस घर को फिर से समर्थ और संपन्न बनाना है। उसी समय बड़ी बहू सीता वहां आ गई। इस घर में सबको अपनी ही चिंता है, मेरी चिंता किसी को भी नहीं। 2 पुत्र कमाते हैं और एक अपंग है, उनके लिए दुकानें बनवाई जा रही हैं। मेरे बेटे के लिए क्या किया जा रहा है उसका भी मुझे ध्यान है बहू। मेरा काम चल जाने दो तो मैं उसके लिए भी अलग से एक दुकान बनवा दूंगा। शोर सुनकर पड़ोसी समझौता करवाने आ गए। आप लोगों के झगड़े कभी खत्म भी होंगे या नहीं? बहू हिस्सा मांगती है तो उसे दे दो दौलत राम, आखिर वह विधवा है। तुम्हारा अब बुढ़ापा आ गया, अब इस मोह माया में क्यों फंसे हुए हो? बेटों को ही चलाने दो अपना घर। और फिर यह निर्णय हुआ कि एक दुकान का जो भी लाभ होगा वह सीता को दे दिया जाएगा और बाकी सारा लाभ सब में बराबर बराबर बटेगा। यह निर्णय देने के बाद पड़ोसी चले गए। देखा कौशल्या, जब बुरे दिन आते हैं तो कैसे कैसे पखेड़े खड़े हो जाते हैं। उफ, कल तक मैं लोगों के घरों के झगड़े निपटाया करता था और आज वही लोग मेरे घर के झगड़े निपटाने आते हैं। जब अपना ही नसीब खोटा हो तो दूसरों को क्या दोष है? किंतु इस बंटवारे ने विवाद और उठा दिया। जो पुत्र अपंग था उसकी पत्नी भी अपने ससुर के पास जा पहुंची। पिताजी, मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी। आपने यह भी नहीं सोचा कि मेरा पति कुछ कर नहीं सकता तो मेरा गुजारा कैसे होगा? उसके लिए मैंने सोच रखा है बहू, दूसरी दुकान मैं श्याम के ही नाम कर दूंगा। राजा से जो धन कर्ज में मिला था उससे दौलत राम ने 2 दुकानें बनवाई, एक कपड़े की और एक परचून की। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।